वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, यूनिट 1 का। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग समझेंगे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है और ये सब्जेक्ट हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट के जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी यूनिट हैं, सब यूनिट का डिटेल से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कौन से यूनिट में कौन सा आपको मतलब किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और जहां तक याद आ रहा है, हम ये मतलब चौथी बार एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके जो सीनियर है उनको भी पढ़ाएं, उनके भी सीनियर है उनको भी पढ़ाएं। दिस इज द 4th टाइम, चौथी बार हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको हम सब लिखवा देंगे कौन सा बुक आपको लेना है जो आपको इस सेमेस्टर में भी 5th में भी काम आएगा। और वही बुक यानी बीएन दत्ता का एक बुक होता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का, और उस बुक यही बुक का यूज आप 6th सेमेस्टर में भी करोगे। सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़कर हम लोग को क्या सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो अगर आप एक इंजीनियर का स्ट्रक्चर देखो तो कैसा होता है। सबसे पहले स्टेट में जो भी यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, उनका पोस्ट होता है। उसके बाद सेक्रेटरी होता है। अगर पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जाकर देखोगे तो आपको सबसे ऊपर मिलेगा चीफ इंजीनियर, ठीक है। ये चीज़ जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, चीफ इंजीनियर मिलेगा। ये जो भी चीज़ आपको हम पढ़ा रहे हैं ये आपके 6th सेमेस्टर में पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट तो वहाँ पर ये मिलेगा पढ़ने के लिए। देखो, सबसे ऊपर का जो पोस्ट होता है पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में, तो सबसे ऊपर का पोस्ट होता है चीफ इंजीनियर का। चीफ इंजीनियर के बाद जस्ट होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। देखो यहाँ पे लिख देते हैं SUPERINTENDING, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ये सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के बाद होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। देखो यहाँ पे लिखते हैं एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जस्ट नीचे का पोस्ट होता है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। और इसके बाद जो पोस्ट होता है वो होता है जूनियर इंजीनियर का, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, जैसे चीफ इंजीनियर है, ध्यान से समझो। बिहार ये पूरा एक स्टेट है, हम बोल रहे हैं पूरा का पूरा बिहार एक स्टेट है। इस बिहार स्टेट में एक या एक से ज़्यादा इसको असिस्ट करने के लिए बहुत तो बहुत 2 चीफ इंजीनियर होंगे। पूरा स्टेट में सिर्फ 2, 1 या 2 चीफ इंजीनियर होता है। एक मेन होता है और इसको असिस्ट करने के लिए इट कुड बी 1 और 2, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेन चीफ इंजीनियर एक ही है पूरे स्टेट में। फिर इस स्टेट को डिफरेंट सर्कल में बांटा जाता है। मान लो इसको हम लोग क्या कर दिए 4 सर्कल में बांट दिए। एक सर्कल यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये सर्कल है, चौथा ये सर्कल है। 4 सर्कल में बांट दिए, ठीक है। और जितने भी एक्टिविटी होंगे तो हर सर्कल में एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बना दिया जाता है। तो अगर इसको हम 4 सर्कल में बांटते हैं तो टोटल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कितना हो जाएगा बाबू? 4 होगा, ठीक है। सोचो कि एक होता है चीफ इंजीनियर, अगर ये 4 सर्कल में बांटे तो ये हो गया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ठीक है। क्या बोले? सर्कल हम लोग करते हैं। सर्कल के बाद इसको क्या किया जाता है? डिवीजन किया जाता है। इसका हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंट डिवीजन बना देते हैं। जैसे एक सर्कल का हम लोग कितना किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 क्या कर दिए? डिवीजन बना दिए। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होगा वो डिवीजन के एक्टिविटी को संभालेगा। तो यहाँ पे एक सर्कल में 8 हो गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है, DIVISIONAL, डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस डिवीजन को फिर से छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, सब डिवीजन में कर देते हैं। इसलिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सब डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर भी बोला जाता है, ऑफिसर, ठीक है। और ये सब डिविजनल ऑफिसर का शॉर्ट में SDO लिखते हैं और इसको DO लिखा जाता है, SDO, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद होता है जूनियर इंजीनियर। इतना समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर है पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर के काम करने का। अब इसके बाद फिर देखो, ये हो गया
सर्कल को हम लोग देखो ये जो सर्कल है इसको बांट दिए तो हम लोग किस में आ गए, डिवीजन में। डिवीजन को भी ब्रेक कर दिए तो आ गए सब डिवीजन में। तो यहाँ पे इसको तो डिवीजन मिल जाता है, इसको क्या मिल जाता है, डिवीजन मिल जाता है देखने के लिए, और इसको क्या मिल जाता है, सब डिवीजन मिल जाता है, सब डिवीजन मिल जाता है। और जूनियर इंजीनियर का देखो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, सब इंजीनियर का अपना अपना एक फंक्शन है, टेंडरिंग करने में, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाने में, काम को कंप्लीट करवाने में सारे इंजीनियर का कहीं ना कहीं पे रोल होता है। जो जूनियर इंजीनियर होता है इनका काम होता है एस्टिमेट तैयार करना। मान लो आप किसी भी मान लो कि आप गोपालगंज में रह रहे हो, मोतिहारी में रह रहे हो या दरभंगा में रह रहे हो, कहीं पे एक शहर में आपका घर है, तो आपका जो घर होगा उसी के आसपास आप इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप किसी भी पढ़ रहे हो, मान लो आप जीपी गोपालगंज में पढ़ रहे हो, ठीक है, जीपी गोपालगंज में पढ़ रहे हो या जीपी मोतिहारी में पढ़ रहे हो, तो आपका जो कॉलेज है कौन बनाया है, ठीक है, ये कॉलेज आपको कौन बनाया, तो बिहार सरकार बनवाया होगा, ठीक है, उसको बनाने के लिए पैसा कौन दिया होगा, बिहार सरकार दिया होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पहले क्या होता है, एक जगह को देखा जाता है कहाँ पे कॉलेज बनाया जाएगा। जब जगह मिल जाता है तो जूनियर इंजीनियर है उस कॉलेज को बनाने में एक एस्टिमेट तैयार करता है। एस्टिमेट तैयार क्या करता है, ध्यान से समझना, यहीं से आपका कोर्स स्टार्ट होगा, और जूनियर इंजीनियर का ही काम होता है एस्टिमेशन तैयार करना। इसीलिए ये आपके सेमेस्टर का या बोल सकते हो आपके सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकली, ठीक है। इसी सब्जेक्ट से आप क्या करोगे, अपना शुरुआत करोगे, फिर बाद में आपका पोस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट वर्क मिल जाए, फिर आपको पोस्ट आपका बढ़ा तो आपको डिफरेंट वर्क मिल जाएगा। लेकिन जूनियर इंजीनियर कभी भी चीफ इंजीनियर नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और तब तक वो रिटायर हो जाता है। इसीलिए जूनियर इंजीनियर से बेस्ट है कि आप ये इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा, और ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनने के लिए आपको चाहिए बीटेक का डिग्री, ठीक है। चलो ये सब बात की बात है, अगले सेमेस्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो गवर्नमेंट बनवाई होगी, तो इसको बनाने में जो खर्च लगा होगा वो पहले खर्च को प्रिपेयर किया जाता है। ध्यान से समझना, जो भी खर्च लगेगा, जो भी उसको बनाने में, पहले तो ड्राइंग करेंगे कि बिल्डिंग है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद उसका एस्टिमेशन तैयार किया जाता है। एस्टिमेशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार में समझ जाना। एस्टिमेशन में हम लोग करते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है या कोई एक ब्रिज है या कोई एक रोड है, तो उसको बनाने में कितना खर्च लगने वाला है, उस खर्च का प्रोबेबल हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। जो भी काम होगा इंजीनियरिंग का, जो भी वर्क होगा, वो वर्क को स्टार्ट करने से पहले उसको कंप्लीट करने में कितना पैसा खर्च हो सकता है, ये हम लोग पता करते हैं। ये क्यों जरूरी है, हम लोग जो भी काम होगा, जो भी घर बनाएंगे या बिल्डिंग बनेगा, जो भी बिल्डिंग बनेगा, उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्यों उसका प्रोबेबल कॉस्ट पता होना चाहिए। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम जूनियर इंजीनियर के पास आएंगे। मान लो कि एक आदमी है, वो अपना घर बनवा रहा है, ध्यान से समझते जाना, एक इंसान है, एक आदमी है हमारे या आपके जैसा, वो क्या कर रहा है, वो घर बनवा रहा है, अपना छोटा सा प्यारा सा एक घर बनवा रहा है। तो वो घर बनवाने के लिए उसका कुछ ना कुछ अकाउंट में पैसा होगा, जमीन वो खरीदा होगा, अब उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको बनवाने में कुछ खर्च लगेगा। मान लो कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, मात्र 10 लाख रुपीज है, ठीक है, उसके अकाउंट में, इससे ज़्यादा पैसा नहीं है उसके पास। तो क्या करेगा, वो सोचेगा, विचार करेगा कि घर बनवाए कि नहीं बनवाए। तो वो जाएगा, एक इंजीनियर से मिलेगा, बोलेगा कि देखिए तो एक घर हम बनवाना चाहते हैं, अपना घर बनाने की मेरा हार्दिक इच्छा है, हम क्या करें। इंजीनियर कहेगा, पूछेगा कितना रूम चाहिए, तो वो बोलेगा कम से कम 4 रूम रख दीजिए, एक किचन रखिए, ठीक है, एक बाथरूम, अटैच बाथरूम या वाटर क्लोसेट होगा, तो बस हमको इतना रिक्वायरमेंट है, आप बोलिए इसको बनाने में कितना खर्च लगेगा। अब जो इंजीनियर होगा वो एस्टिमेट करेगा, ये पूरा बिल्डिंग का एक नक्शा वगैरह बना लेगा, उसमें फिर वो कैलकुलेट करेगा कि बीम बनाने में कितना खर्च होगा, कॉलम, दीवार, डोर, विंडो, प्लास्टर, पेंटिंग, वायरिंग, सब का वो कैलकुलेशन करेगा, सब चीज़ फाइंड आउट करेगा, और फाइंड आउट करने के बाद बोल देगा कि आपको इसके लिए 16 लाख रुपए की ज़रूरत है। देखो अब वो इंसान समझ जाएगा कि मेरे पास तो 10 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया और चाहिए, या तो वो बैंक से लोन ले सकता है या अपने फैमिली से कुछ मांग लेगा। मान लो कि उसको 6 लाख रुपया का इंतजाम हो गया, ध्यान से सुनो, मान लो कि उसको 6 लाख रुपया का इंतजाम हो गया, बैंक से लोन या फैमिली से उधार ले लिया, कर्ज ले लिया, तो अपना काम वो स्टार्ट करवा देगा। लेकिन बैंक वाला लोन देने से एग्री नहीं कहा, बोला कि आपका तो घर भी नहीं है, आप मोर्टेज में यानी गिरवी में क्या रखोगे, गिरवी में देने के लिए कुछ नहीं है, तो बैंक नहीं दिया, फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट नहीं किए, तो अब वो क्या करेगा, इंजीनियर को बोलेगा देखो अब यही मेरे पास 10 लाख रुपया है,
ठीक है। अब 10 लाख रुपया ही है, अब जो भी करना है आप इसको घर बनाकर दो 10 लाख रुपया में ही। तब इंजीनियर दो काम कर सकता है, ध्यान से समझो, दो काम कर सकता है। हो सकता है कि 3-4 की जगह पे 3 रूम कर दे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का जो डायमेंशन है वो कम कर दे, मतलब बोल सकते हो कि जो भी क्वांटिटी है मटेरियल जितना लगने वाला है उसको कम कर दे, या उसका क्वालिटी को रिड्यूस कर दे और उसके बाद घर को बना दे, क्योंकि इसके पास 10 लाख रुपीज़ ही है। तो आपको एस्टिमेशन करना जरूरी है। मान लो कि वो घर बनवाना शुरू कर देता, 16 लाख रुपया उसके बजट था इस घर को बनाने में, और उसके पास 10 लाख रुपया ही है, कहीं से इंतजाम नहीं होना है, तो उसका घर तो आधा में ही रुक जाता। अब आधा घर टूटा, मतलब आधा घर बनकर तैयार है, ना डोर है, ना विंडो है, ना ऊपर का छत है, तो चारों तरफ दीवार खड़ा करके क्या फायदा। उससे बेटर है कि रूम को थोड़ा छोटा कर दे और रूम का नंबर घटा दे और 10 लाख रुपए में काम कर दे। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी है। एस्टिमेशन का मतलब समझ में आ गया। जैसे मान लो हम घर बनवा रहे हैं, तो हमको अपना घर बनवाने में कितना खर्च लगने वाला है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन में इसको इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं होगा, आपको एरिया निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, और उसके बाद बस मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और एडिशन करना है। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। देखो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब आसानी से इसको समझ सकते हो। अगर समझ गए तो फिर इसका कैलकुलेशन और इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना आसान होता है, लेकिन अगर समझोगे नहीं तो ये लास्ट मोमेंट में आप इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। अगर 1 2 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रखो तो आपका सेमेस्टर का एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर नहीं करके रखोगे तो लास्ट मोमेंट में पूरा का पूरा आपका एनर्जी एक ही सब्जेक्ट पे चला जाएगा। तो इसलिए आपका एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग को पढ़ना शुरू से जरूरी है, ठीक है। मतलब इसका ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको 10 या 12 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है। इट में पॉसिबल 6 मार्क्स का 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन, मतलब बनेगा तो आपको 24 नंबर मिल जाएगा, नहीं बनेगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लिंक्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तभी अगला आप 6 मार्क्स बना पाओगे, फिर ये 6 मार्क्स बनेगा, फिर तब अगला 6 मार्क्स बना पाओगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, एक ही डायग्राम रहेगा, एक ही ड्राइंग रहेगा, और एक ही ड्राइंग से आपको 24 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बना पाओगे तो 24 नंबर, नहीं बना पाओगे तो 0 नंबर, ठीक है। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली लेना। लास्ट मोमेंट में इसका प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है, शुरू से ही आपको धीरे धीरे समझते जाना होगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है। ध्यान से समझो, फिर से बोल रहे हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो घर अभी बना नहीं है, बनने वाला है, उसको बनाने में कितना हमको खर्च लगेगा उसका प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग उसके नजदीक निकालेंगे, पहुंचेंगे। एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी तभी आपको पता चलेगा जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा और एक पेपर पे आप लिखोगे कि आपका कितना खर्च हुआ। खर्च कहां कहां पे होगा, आपका खर्च होगा मटेरियल में, मटेरियल खरीदने में आपका खर्च जाएगा, और खर्च कहां जाएगा, आपको लेबर को देना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है उसका मोटा मोटी 30% जाता है लेबर चार्ज में, ठीक है। मान लो कि आपका घर बनाने का कॉस्ट 20 लाख रुपया है, तो वहां पे आपको मतलब 3 लाख रुपया, 30% बोल रहे हैं, तो 20 लाख रुपया होगा तो 6 लाख रुपया लगेगा, 10 लाख रुपया है तो 3 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। 30% होता है, 30% होता है वो लेबर चार्ज होता है। यानी यहां से इस सब्जेक्ट को आप जब पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो आप किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन कर सकते हो। ड्राइंग आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है बिल्डिंग ड्राइंग तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बिल्डिंग ड्राइंग को सीख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आप बिल्डिंग ड्राइंग भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, या हम रिवीजन करवा देंगे। चलो अब आते हैं जूनियर इंजीनियर के काम पे। तो जो भी कोई भी सरकारी काम होगा, ध्यान से सुनना, जो भी गवर्नमेंट काम करता है तो उसके पास एक लिमिट अमाउंट होता है और उस अमाउंट को बहुत जगह पे खर्च करता है, ठीक है। 10-12 इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, सब पे वो पैसे खर्च करते हैं। तो जूनियर इंजीनियर का काम होता है कि उस जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसको बनाने में कितना खर्च लगने वाला है, उसको बनाने से पहले, काम को स्टार्ट करने से पहले वो कैलकुलेशन करके बताता है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगेगा और कितना खर्च होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। देखो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मटेरियल का क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें रेट से मल्टीप्लाई करके फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल देते हैं। देखो अब ये समझ में आ गया होगा चीफ इंजीनियर क्या करता है। चीफ इंजीनियर, ये सब तो बात की बात है, चीफ इंजीनियर का मेन काम होता है पूरा जितना भी स्टेट में एक्टिविटी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, डिजाइन को प्रूव करना, अप्रूव करना, उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जितने भी पैसे खर्च होते हैं, इसका रिकॉर्ड रखना,
ठीक है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का काम होता है कि जितने भी उसके पर्सनल अपने सर्किल में जो भी काम हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, टाइम टू टाइम काम हो रहा है कि नहीं, एज पर स्पेसिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, वो सब ये जो है कंडक्ट करता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने डिवीजन में जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है, टाइम टू टाइम काम हो रहा है यानी ये सब चीजों को देखता है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम होता है डेली, आप बोल सकते हो कि डेली जो भी काम कंप्लीट हुआ है उसको ये ऑब्जर्व करता है। जूनियर इंजीनियर होता है, इसका काम होता है एस्टिमेशन तैयार करना और रियल टाइम पे साइट पे यही जूनियर इंजीनियर ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पीडब्ल्यूडी का स्ट्रक्चर। अब यहां से ध्यान से समझना, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टिमेटिंग में करते क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबल कॉस्ट, जो खर्च है वो हम लोग कैसे पता करते हैं। देखो आपको क्या होगा, आपको बिल्डिंग का ड्राइंग दिया रहेगा, प्लान व्यू रहेगा, एलिवेशन दिया हुआ रहेगा और यहां से आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है, कितने नंबर ऑफ बीम है, जो दीवार है उसका हाइट कितना है। जैसे मान लो एग्जांपल से बता रहे हैं, एक ब्रिक वॉल है, ठीक है, एक ब्रिक वॉल है जो जिसकी लंबाई है वो पता है आपको, ठीक है। मान लो एक दीवार है और दीवार में कोई भी डोर और विंडो नहीं है, आपको बस एग्जांपल से बता रहे हैं कितना आसानी से आप चीजों को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से हो गया, ये मान लो एक ब्रिक वॉल है, इस ब्रिक वॉल की जो लंबाई है ध्यान से समझो ये 5 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई भी है, सॉरी ये हाइट है, वो हाइट है यहाँ पे 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर है। और इसका जो थिकनेस है, ध्यान से समझो, इसका जो थिकनेस है, मान लो कि इसका थिकनेस है 0.5 मीटर, कुछ इस तरह से। इसका 0.5 मीटर से बेटर है, यहाँ पे देते हैं 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर दे रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम आपसे पूछते हैं वॉल्यूम है वो इसका कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 3 × 0.2 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। यानी आप यहाँ से देखो तो 45 और 90 यानी 9 मीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 45 दूना 90, 9 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, अगर आप पढ़े हो कहीं पे तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क्स में 500 ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। कितना? 500 ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो 9 मीटर क्यूब का अगर काम है तो आपको कितना रिक्वायरमेंट होगा ब्रिक्स का, तो 4500 नंबर ऑफ ब्रिक्स का, स्टैंडर्ड ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा। स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज होता है वो 9 × 9 × 19, ठीक है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो भी डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये ब्रिक का बाबू यहाँ पे डायमेंशन होता है। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, किस तरह से हम लोग निकाले। अब यहाँ पे हम लोग को पता चल गया 4500 ब्रिक्स है। अब एक ब्रिक का दाम मान लो, जैसे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 4500। अगर एक ब्रिक का दाम अगर 10 रुपीज़ है अभी मार्केट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और पता कर लोगे कि 45,000 रुपया खर्च होगा इसमें ब्रिक्स का। अब इसी तरह से मोटार होगा, जैसे ब्रिक का यहाँ पे हो गया तो बीच में हम लोग ज्वाइंट करने के लिए, बीच में ज्वाइंट करने के लिए मोटार का यूज करेंगे। अब मोटार का भी कुछ रेशियो होगा, 1:3, 1:4, ये इस रेशियो में हम लोग करेंगे फाइंड आउट, मतलब 1 या 1:4 या 1:3 दिया रहेगा। तो यहाँ से सीमेंट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, सैंड का रिक्वायरमेंट कितना होगा, ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 5 बैग आया सीमेंट और 1 मीटर क्यूब आया सैंड। तो सबका दाम हम लोग मार्केट में जाके देख लेंगे कि 5 बैग होगा उसका दाम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब सैंड होगा उसका दाम कितना होगा, और फाइनली क्या कर देंगे हम लोग, इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो बैग का दाम है 400 रुपया है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2000 रुपया लगेगा आपको 5 बैग खरीदने का, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब का दाम 700 रुपया है सैंड का, तो 700 रुपीज़ पे करना होगा। 45,000, 2000 और 700 तीनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आपको लेबर का भी चार्ज देना पड़ेगा। अब इस तरह से आप टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेट करने के लिए आपको आपके पास बिल्डिंग का ड्राइंग होना जरूरी है। जब ड्राइंग होगा तब वहां से आप डायमेंशन की मदद से, उसके गिवन डायमेंशन की मदद से मटेरियल का क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगने वाले हैं, सीमेंट और सैंड कितना लगने वाला है, एग्रीगेट कितना लगने वाला है, और फाइनली आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे वहां पे, टोटल कॉस्ट उसके रेट से मल्टीप्लाई करके। तो उम्मीद है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है समझ गए होगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो बिल्डिंग अभी बना नहीं है, ठीक है, जो अभी बस खाली जमीन है, अगर उस खाली जमीन पे हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उस घर को बनाने में
हमको कितना पैसा वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग एस्टिमेशन करते हैं तो इसका फायदा क्या है, वाई एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली हम ये बोलना चाहते हैं कि पर्पस क्या है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो देखो दो मेजर पर्पस है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। जब आप एस्टिमेट एंड कॉस्ट कर लोगे तो ध्यान से सुनना, जब आप एस्टिमेट और कॉस्ट कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा लगने वाला है। इससे जो ऑनर होता है वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आने से बच जाता है। और दूसरा फायदा होता है या इसका दूसरा यूज है या पर्पस है टेंडरिंग में। टेंडर क्या होता है बाबू, इसको बताते हैं। टेंडर होता है इनविटेशन। मान लो कि हम घर बनवाने वाले हैं, यानी मेरा घर बनने वाला है, तो हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे। अगर हमको पहले से पता है, ध्यान से समझो, हमको पहले से पता है कि मेरा घर को बनाने में 16 लाख रुपया खर्च होगा, तो अब एक आया कॉन्ट्रैक्टर, वो बोला कि 18 लाख में घर बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर बोला 20 लाख में बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर बोला 22 लाख में बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर बोला 16 लाख में बनेगा। तो क्या किया, वो टेंडर भरा है कि हमको 16 लाख में दे दो काम कर देंगे, हमको 18 लाख में दे दो काम कर देंगे, 20 में 22 में, और एक बोला कि हम 15 लाख में काम कर देंगे। तो आप किसको दोगे, तो बोलोगे जो 15 लाख बोला है उसको हम दे देंगे काम। समझ में आ गया। अच्छा, अब 22, 20, 18, 16, 15, अब ये बोलोगे स्पेसिफिकेशन है वो सेम रहेगा। आप बोलोगे कि जो हम बोले हैं 4 रूम ये सब बनने वाला है, वही आपको बनाना है। जो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोले हैं यूज करने के लिए, मान लो आप बोलते हो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो आपको इसमें हर जगह पे जहां भी आरसीसी होगा आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये इंजीनियर के पास खुद का जेसीबी ना हो, वो जब रेंट पे जेसीबी लेगा तो उसको ज्यादा खर्च पड़ेगा, इसलिए ज्यादा कॉस्ट बताया था। और जो 15 बोल रहा है, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि हम 15 वाला को दे, 16 वाला को दे, 18 वाला या 20 वाला को। ठीक है, ये हो सकता है, इट में पॉसिबल कि इसके पास अच्छा टेक्निक हो, ठीक है, अपना इज्जत बचाने के लिए जीरो प्रॉफिट पे ये काम कर रहा हो, ये प्रॉफिट ज्यादा ले रहा होगा। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर बिना क्वालिटी के कंप्रोमाइज करते हुए जो सबसे कम दाम पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा उसी को दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसमें सूटेबल प्राइस कौन सा है। जैसे आपको पता है, एस्टिमेटिंग करके आपको पता चल गया कि 16 लाख लगने वाला है, तो आप 22-20 वाला को ऐसे ही हटा दोगे कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट मांग रहा है। तो आप नीचे वाला 15 या 16 के आसपास जाओगे, उन लोगों से पूछोगे कि क्वालिटी में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो आपको स्पेसिफिकेशन दिए हैं, जो आपको हम क्वालिटी बोले हैं, वही क्वालिटी में बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इसका 2 होता है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का 2 पर्पस है। एक टेंडरिंग में, जो हम लोग 6 सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, टेंडर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, और इस सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग प्रोबेबल कॉस्ट को निकालते हैं। तो ऑनर को हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाएंगे और टेंडर को इनवाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। चलो मोटा मोटी इतना समझ में आ गया होगा पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा 5 या 7 मिनट में सिलेबस को ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट में हम आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का डेफिनेशन बता देंगे और अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इरेज करके सिलेबस ओवरव्यू ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो सिलेबस है, इसका यूनिट वाइज हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखो, आपको फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ना है बाबू, ध्यान से समझना, आपको यूनिट 1 में पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। आप पढ़ोगे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है क्या। अभी जस्ट इसी लेक्चर में हम आपको यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे, बताएंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है। तो हम लोग को पढ़ना ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, मतलब जान लो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है। इसके बाद इसी में आपको एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो सेमेस्टर के लिए टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट 2 तरह से हम लोग एस्टिमेट करते हैं, एक होता है अप्रॉक्सीमेट और दूसरा होता है डिटेल्ड। ठीक है, 2 तरह से एस्टिमेशन किया जाता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। समझना दोनों क्या होता है। अप्रॉक्सीमेट स्टेट में हम लोग एक रफ एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। इसमें आपको प्लिंथ एरिया मिलेगा, क्यूबिक कंटेंट मिलेगा, ठीक है, यूनिट मतलब बोल सकते हैं यूनिट मेथड मिलेगा। तो डिफरेंट अप्रॉक्सीमेट मेथड होते हैं। प्लिंथ एरिया अगर सेम है तो उस बिल्डिंग को बनाने का खर्च है वो लगभग बराबर होगा। मान लो, ध्यान से समझ लो कि एक कट्ठा का जमीन है, या बोल सकते हो 1000 स्क्वायर फीट का एक जमीन है, 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है। वो 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाया था, ठीक है, क्या बोले, 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाया था, उसको बनाने में 30 लाख रुपया खर्च हुआ। मेरा भी एक घर है, ध्यान समझो, मेरा भी एक प्लॉट है, वो प्लॉट है वो 3000 स्क्वायर फीट का है,
3000 स्क्वायर फीट का है और हम बिल्कुल इसी के तरह घर बनाना चाहते हैं। जैसा ये 3 स्टोरी का बिल्डिंग बना है बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनाना चाहते हैं और इसी एरिया में है। तो यहां से क्या बोलेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट बनाने में 30 लाख रुपया का खर्च हुआ है, तो 3000 स्क्वायर फीट में जो घर बनाएंगे उसमें 90 लाख रुपया का खर्च आएगा। तो ये जो हम लोग एस्टिमेशन किए बाबू, ये होगा अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं एक सिनेमा हॉल बना है, ध्यान से सुनो, एक सिनेमा हॉल है और उस सिनेमा हॉल में 200 चेयर है, 200 चेयर है, यानी एक बार एक सिनेमा हॉल में 200 पर्सन बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उस सिनेमा हॉल को बनाने में मान लो कि 1 करोड़ रुपया खर्च लगा होगा, 1 करोड़ खर्च हुआ होगा। उसी शहर में आसपास में दूसरा कोई सिनेमा हॉल बना रहा है और उसमें चाह रहा है कि 400 चेयर लगे। ठीक है, एक साथ 400 आदमी उस सिनेमा को एंजॉय कर सके या सिनेमा घर को बनाए। ठीक है, तो 200 चेयर में 1 करोड़ लगा था, बिल्कुल उसी तरह का कोई एक सिनेमा हॉल बनाना चाहेगा तो यहां पे 2 करोड़ का खर्च जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो सर डिटेल एस्टिमेट में क्या करेंगे? डिटेल एस्टिमेट में आपको एक एक यूनिट को पकड़ के, एक एक आइटम्स को पकड़ के आपको क्या करना होगा? एस्टिमेट करना होगा। यानी बीम में कितना खर्च होगा, कॉलम में, स्लैब में, डोर, विंडो, प्लास्टरिंग, सबको ऐड कर दोगे। लंबा चौड़ा मेथड है, 15-20 पेज में जाएगा, तब जाके आप डिटेल एस्टिमेट कर पाओगे। अप्रॉक्सीमेट तो 1 मिनट में एकदम देख के बता दिया करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसमें कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है क्या, कितने तरह के अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से एक श्योर क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। यहां से आपके हर साल सेमेस्टर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट से। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे पर्पस ऑफ एस्टिमेट है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद सेकंड है हम लोग को जो यूनिट 2 है उसमें हम लोग को पढ़ना है ना, यूनिट 2 है डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट, ये डिटेल्ड कर लेना बाबू, इसको डिटेल्ड कर देना, ये डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। जैसे यहाँ पे लिखे डिटेल्ड, मतलब पूरा एकदम एक्सप्लेन करते हुए लंबा चौड़ा हम लोग क्या करेंगे? एस्टिमेशन तैयार करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 मेथड होता है, यूनिट क्वांटिटी मेथड और टोटल क्वांटिटी मेथड, दोनों हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, बहुत सारे डेफिनेशन है जो डिटेल एस्टिमेट से रिलेटेड हैं। यानी जब आप डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या क्या डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, ये सब चीज आपको यूनिट 2 में पढ़ना है, यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद है यूनिट 3 मोड ऑफ मेजरमेंट। मोड ऑफ मेजरमेंट का मतलब है डिफरेंट आइटम्स होंगे, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क होंगे। जैसे प्लास्टर होगा, ब्रिक वर्क होगा, बीम कॉलम स्लैब बनाना होगा, प्लास्टर करना हो सकता है, ठीक है, वायरिंग करना हो सकता है। तो ये जो डिफरेंट वर्क है उसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं? तो मोड ऑफ मेजरमेंट में वैसा वर्क जो सरफेस ओरिएंटेड रहता है उसका हम लोग मेजरमेंट मीटर स्क्वायर या एरिया का जो यूनिट होता है उसमें हम लोग करते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे। तो मोड ऑफ मेजरमेंट कहने का मतलब है, देखो एक तो होगा लेंथ, दूसरा होगा विड्थ, तीसरा होगा क्या? हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट 3 यूनिट है। अगर लेंथ बड़ा है, विड्थ भी बड़ा है, ठीक है, बट हाइट बहुत कम है, यानी बोल सकते हो उसका थिकनेस बहुत कम है। जैसे प्लास्टर दीवार पे जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर का लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। या आप बोल सकते हो कि प्लास्टर कहाँ पे करेंगे, मान लो ये वॉल है, दीवार है, तो इसका लेंथ होगा, इसका हाइट होगा। तो लेंथ है 4 मीटर, हाइट है 3 मीटर, तो लेंथ बहुत बड़ा है। जो प्लास्टरिंग का थिकनेस होता है, अबाउट थिकनेस होता है, वो हम लोग 12 mm, 13 mm या 10 mm के आसपास रखते हैं। 10 से 13 mm के बीच में रखा जाता है, जनरली 13 mm या 12 mm रखते हैं। तो थिकनेस बहुत कम होता है, तो ये सरफेस ओरिएंटेड हो गया। तो हम लोग प्लास्टरिंग का मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में करते हैं। ब्रिक वर्क है वो डिपेंड करता है कि हाफ ब्रिक वर्क है या फुल ब्रिक वर्क है, उसके आधार पे उसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब में किया जाता है। डोर या विंडो होता है, उसका मेजरमेंट है वो मीटर स्क्वायर में करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बीम, कॉलम, बीम कैसा होता है? अगर आप बीम देखो तो आपको बीम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लिंटेल वगैरह आप लोग पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो ये सब जो चीजें होती है इसका लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होता है, तीनों चीज होता है। तो इसका मोड ऑफ मेजरमेंट है वो हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं, यानी वॉल्यूम में किया जाता है। मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों अप्रॉक्सीमेट जो है विजिबल होगा, नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो हम लोग मीटर क्यूब में करेंगे। अगर लेंथ और विड्थ बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थिकनेस अगर बहुत कम होता है तो उस चीज का मेजरमेंट हम लोग एरिया में करते हैं। अगर मान लो कोई एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जैसे वायरिंग, ठीक है, तो वायरिंग का हम लोग क्या किस में करेंगे मेजरमेंट? मीटर में करेंगे। लोहा होता है, जो रेनफोर्समेंट बार होता है, जो छड़ होता है, उसका मेजरमेंट केजी में किया जाता है। तो दीज थिंग्स इज गोइंग टू बी स्टडी इन मोड ऑफ मेजरमेंट, यानी बिल्डिंग के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये यूनिट 4 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो।
प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट, हम लोग डिटेल एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब प्रॉपर आपको एक बिल्डिंग दिया रहेगा, बिल्डिंग का प्लान व्यू और एलिवेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। प्लान व्यू मतलब टॉप व्यू दिया रहेगा और फ्रंट व्यू दिया हुआ रहेगा, और डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपको एस्टिमेशन प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव चीज है। इसमें क्या बताएं, हम लोग तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि आपको क्या दिया रहेगा, प्लान व्यू और एलिवेशन दिया रहेगा, और वहां से आपको डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करना है कि फाउंडेशन को बनाने में कितना खर्च होगा, ब्रिक वर्क में कितना खर्च होगा, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा। स्लैब बनाना है तो उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, ये सब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए यूनिट 5 में। यूनिट 5 अकेला है जो आपको डिसाइड करेगा कि आप पास हो जाओगे या फेल होगे एस्टिमेटिंग में। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 5 है वो भी इंपॉर्टेंट है, रेट एनालिसिस, ठीक है। रेट एनालिसिस यूनिट 5 है, इसे जिसमें आपको लेबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी लेबर है वो एक लेबर एक दिन में कितना काम करेगा, अगर वो ब्रिक वर्क कर रहा है, प्लास्टर कर रहा है, आरसीसी का वर्क कर रहा है या एक्सकेवेशन कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आपको कितना लेबर को चूज करना है पूरा काम को कंप्लीट कराने में। तो रेट एनालिसिस में हम लोग जनरली लेबर रेट को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद एक और यूनिट है इसमें, यूनिट 6, बहुत छोटा सा एक यूनिट है। देखो एस्टिमेट ऑफ, यहां पे लिख देते हैं यूनिट 6, एस्टिमेट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, बोल सकते हो यहाँ पे एस्टिमेट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वर्क का एस्टिमेट करना। यहाँ पे आपको इम्बैकमेंट या कैनल, ठीक है। इम्बैकमेंट कैसा होता है बाबू, तो इस तरह से एक इम्बैकमेंट होता है, इस इम्बैकमेंट का आपको टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करना रहेगा। या हो सकता है कि एक चैनल हो, इस तरह से चैनल बनाया गया, एक गड्ढा बनाया गया, ठीक है। तो इसका एस्टिमेट करना रहेगा। दो ही एक है, एक रहेगा इम्बैकमेंट, दूसरा रहेगा चैनल। यानी या तो एक्सकवेशन हो सकता है या अर्थ फिलिंग हो सकता है, यानी हम लोग मिट्टी को यहाँ पे भरकर इम्बैकमेंट बनाएंगे या चैनल बनाया जाएगा, और इसी का एस्टिमेट करेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। एक क्वेश्चन इससे श्योर आता है 6 नंबर का, या तो इम्बैकमेंट वाला आएगा या फिर आ सकता है चैनल का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, ठीक है। 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और बाकी सबसे लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 70 मार्क्स आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको कोर्स जो है या सिलेबस है यूनिट वाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ से इसको इरेज करके हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो अभी हम लोग पढ़े थे उसका डेफिनेशन क्या है। फिर से बता रहे हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं या फोरकास्ट करते हैं। घर जो अभी बना नहीं है, घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शुरू करने जा रहे हैं, तो उस घर को बनाने में कितना खर्च लगेगा, कितना खर्च होगा, ये फाइंड आउट करते हैं हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। इसके लिए हम लोग को क्या दिया रहता है, एक बिल्डिंग का ड्राइंग है, नक्शा है, वो दिया हुआ रहेगा, और एलिवेशन और सेक्शन दिया हुआ रहेगा। अगर आपका ड्राइंग वीक है तो इसको पढ़कर आपका ड्राइंग भी थोड़ा सुधर जाएगा, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मतलब समझ में आ गया। देखो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप करेक्ट एस्टिमेशन नहीं करोगे तो फिर आगे जो फ्यूचर में जो बिल्डिंग बनने जा रहा है, जो ओनर बिल्डिंग बना रहा है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हो अपने फ्रंट कॉपी में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है, ठीक है। जितना भी कुछ बताए थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं। जो भी बिल्डिंग या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम या कोई भी इंजीनियरिंग का काम होने वाला है, तो उसको कंप्लीट करने में कितने पैसे खर्च होंगे, ये फाइंड आउट करना। इसी को फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहलाता है। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं, ऑल इंजीनियरिंग वर्क, जितने भी इंजीनियरिंग वर्क होंगे, यहाँ पे हो गया हम लोग एज अ सिविल इंजीनियर कंसिडर करेंगे, तो कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग कहने का मतलब हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल या कॉलेज भी हो सकते हैं। तो जो भी इंजीनियरिंग वर्क होंगे, रिक्वायर्ड टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट, हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबल कॉस्ट निकालते हैं। प्रोबेबल कॉस्ट का मतलब फोरकास्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, ठीक है। काम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस काम को कंप्लीट करने में कितने पैसे खर्च होंगे, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखना, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, या आप इसको बोल सकते हो ये एक मेथड है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है,
तो जब ये प्रोसेस या मेथड होगा तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये बोल सकते हो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में हम लोग बहुत सारा स्टेप्स को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे एरिया कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग मटेरियल का क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो गया, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना एक स्टेप हो गया। डिफरेंट मटेरियल का क्वांटिटी निकालना, सीमेंट कितना है, सैंड कितना है, एग्रीगेट कितना है, स्टील का रिक्वायरमेंट कितना है, वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये सब फाइंड आउट करना, ये अगला स्टेप है। उसके बाद हम लोग मार्केट से जाके रेट पता कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग का एक प्रोसेस हो गया। फिर रेट से जो भी रेट होगा उस रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी में, तो फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, प्रोबेबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हुए, तो वो सब क्या है, एक कम्बिनेशन है, ये मतलब बोल सकते हो इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स या इट इज अ प्रोसेस और मेथड है, एक विधि है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस और मेथड टू फाइंड आउट द प्रोबेबल कॉस्ट, ठीक है। प्रोबेबल कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लगने वाला है, जो खर्च होने वाला है, ऑफ वर्क बिफोर इनिशिएटिंग द वर्क, ठीक है। तो कोई भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को कंप्लीट करने में कितना खर्च लगेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस या मेथड इन्वॉल्व होगा वही होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहलाएगा, ठीक है। देखना उसके बाद इन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग फर्स्ट वी फाइंड आउट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। हम लोग पहले क्या करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान लो कि ये एक बीम है, ठीक है, और इस बीम को कंप्लीट करने में कितना बैग सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा, गिट्टी लगेगा, कोर्स एग्रीगेट लगेगा और सैंड लगेगा। ये हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। जैसे मान लो इसमें 5 बैग सीमेंट लगा, ठीक है, इसमें 1 मीटर क्यूब सैंड कैलकुलेट करना पड़ गया, यानी रिक्वायर्ड हुआ इसको कंप्लीट करने में, और 1 मीटर क्यूब कोर्स एग्रीगेट या गिट्टी लग गया। तो इतने सारे मटेरियल का यूज़ होगा तब जाके ये बीम पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन बी मल्टीप्लाई इट बाय द यूनिट रेट और टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। तो हम लोग 5 बैग है सीमेंट का, तो इसमें से अगर मान लो सीमेंट के बैग का दाम है 400, तो हम लोग 400 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एक बैग सीमेंट का दाम है 400, तो 5 बैग का उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 मीटर क्यूब सीमेंट का दाम है 700 रुपीज़, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 700 से 1 में, और 700 मान लो कि 800 है कोर्स एग्रीगेट का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 8 4 12 और 7 12 और 7 19, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1900 रुपीज़। 1900 रुपया का रिक्वायरमेंट होगा, 1900 रुपया का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, चलो ये सीमेंट का हो जाएगा 2000, क्योंकि एक बैग सीमेंट का दाम है ना 400, तो 5 बैग सीमेंट है तो 2000 लगेगा, तो ये हो जाएगा 3500 रुपीज़। 3500 रुपये का रिक्वायरमेंट होगा इस बीम को कंप्लीट करने में, डेट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसके बाद आपको लेबर का भी चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। लेबर का चार्ज अलग से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो बनेगा नहीं, इसमें कुछ लेबर भी इन्वॉल्व होंगे, तो लेबर का भी आप चार्ज ऐड करोगे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लेबर का चार्ज ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये हो गया एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, आगे का लेक्चर होगा जिसमें हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का फिर से एक बार डेफिनेशन को समझेंगे, और हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर का किस तरह से एस्टिमेट करते हैं या प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा।